नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 38 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके हस्बैंड ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। वो अपनी पत्नी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और इनके प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बेसिकली धन से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ, संतान से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। इनके प्रश्नों का हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है यहां पर तुला लग्न की, और चंद्रमा को देखें तो वो लग्न में ही विराजमान है, यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है तुला लग्न और तुला राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग सौम्य स्वभाव, सभ्य स्वभाव के होते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों में कला के प्रति प्रेम देखा जाता है और कला के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जीवन में तालमेल बिठाकर चलना जानते हैं, मतलब कि हर एक परिस्थिति में समन्वय बिठाकर चलना जानते हैं। यहां पर लग्न की ओर देखें तो 3 ग्रह चंद्रमा, सूर्य और गुरु लग्न में विराजमान है, और शुक्र जो कि लग्नेश है वो जाकर के द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। लग्न की तरफ देखें तो लग्न का जो मान है वो 14 डिग्री का है। इसका मतलब कि लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहां पर 11 डिग्री के साथ लग्न में आकर के बैठे हुए हैं। देखा जाए इस कुंडली में सूर्य लाभेश है और उठ करके लग्न में आकर के बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर सूर्य नीच की राशि में हो जाते हैं। सूर्य यहां नीच की राशि में बैठे हुए हैं अपनी, और 11 डिग्री का सूर्य, हालांकि 10 डिग्री तक ही सूर्य नीच के होते हैं, यहां पर वो 11 डिग्री के हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सूर्य अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं और इनकी नीचता भंग होती हुई नजर नहीं आ रही। देखा जाए सूर्य का नीच का बैठना निश्चित रूप से जीवन में लाभ में कमी करने वाला होगा, क्योंकि लाभेश है सूर्य। 5 नंबर की राशि देखिए, लाभ स्थान में आ रही है इनके, और लाभेश लग्न में नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो लाभ में कमी, पिता की तरफ से सुखों में कमी, मान सम्मान में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी यहां पर बैठा हुआ सूर्य दे सकता है। अग्नि कारक ग्रह होते हैं, तो यहां पर बैठ करके सूर्य कहीं ना कहीं सर दर्द की शिकायत और गुस्सा दे सकते हैं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तुला लग्न वाले लोग शांत और सभ्य स्वभाव के होते हैं, लेकिन यहां पर सूर्य के बैठने की वजह से अग्नि जो है यहां पर अग्नि का तत्व लग्न में आ जाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में और व्यापार में भी थोड़ी समस्या, थोड़ी परेशानी यहां पर सूर्य दे सकते हैं। सूर्य 11 डिग्री के हैं, बलाबल इनके पास बहुत बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा देखा जाए यहां पर 24 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था में इंटर कर चुके हैं। 25% का बल है चंद्रमा के पास, और तुला राशि में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा नीचा रोही है, मतलब कि ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्रमा देखा जाए इस कुंडली में वो कर्मेश है, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह है, जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। कर्मेश लग्न में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक प्रकार का राजयोग है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा चाहे तो समाज में यश कीर्ति कमा सकता है। तो कुछ मायनों में यहां पर चंद्रमा का बैठना अच्छा माना जाएगा। शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में हैं, तो चंद्रमा यहां पर थोड़े और पॉजिटिव हो गए। सूर्य के साथ युति करने से चंद्रमा
अमावस्या का दोष बना रहे हैं, तो वहीं गुरु के साथ युति होने से चंद्रमा यहां पर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। अमावस्या दोष का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु 0 डिग्री के हैं, चंद्रमा 24 डिग्री के हैं, तो गुरु और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। वहीं सूर्य 11 डिग्री का है, चंद्रमा 24 डिग्री का है, तो ये करीब हैं। गुरु और चंद्रमा से ज्यादा करीब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के हैं, तो अमावस्या का दोष यहां पर ज्यादा प्रभावी होगा। अमावस्या का दोष लगने से व्यक्ति कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकता है। डिसीजन को लेकर के कहीं ना कहीं उधेड़ बुंद की स्थिति रह सकती है कि इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, कौन सा कार्य करूं। क्योंकि सूर्य जो कि आत्म सम्मान देता है, सूर्य जो कि कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है, माफ करिए, वो सूर्य यहां पर अमावस्या दोष में है और वो नीच की राशि में है, तो सूर्य थोड़े पीड़ित हो गए। अब चंद्रमा अमावस्या दोष में ये भी आ गए, तो ये भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए, तो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन हो जाएगा और व्यक्ति का जो मन है चंद्रमा वो भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। इस वजह से निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है व्यक्ति में। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ देने वाले होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्रमा एक समग्रह है, ना कारक है ना मारक है। गुरु की बात कर ली जाए, गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह कहलाएंगे। वो तृतीयेश है और षष्ठेश है, कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। क्योंकि शुक्र के लग्न की ये कुंडली बन जाती है, तो शुक्र देव ने उनको मारक स्थान दिया। लग्न में जाकर के गुरु बैठा हुआ है, देखिए षष्ठेश है गुरु और जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, तो रोग भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आ गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग गुरु दे सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। 0 डिग्री का यहां पर गुरु बैठा हुआ है और बल कम हो जाएगा गुरु के पास, यहां पर बाल अवस्था के गुरु हो जाएंगे यहां पर। और देखिए, गुरु यहां पर मेहनत भाव के भी स्वामी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं यहां पर लग्न में गुरु का आकर के बैठना आपको मेहनती बनाएगा और आपको मेहनत करना भी चाहिए। गज केसरी योग बनने से कहीं ना कहीं आप मेहनत करके जीवन में धन अर्जित कर सकती हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, संतान शिक्षा भाव के ऊपर गुरु लाभ करवा देंगे, क्योंकि ये कारक ग्रह हैं और तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ, तो गुरु यहां पर खराब रिजल्ट नहीं देंगे। हां, स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी बहुत दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको लाभ करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गुरु आपको यात्राएं देने वाले होंगे और भाग्य का सुख देने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे। ध्यान रखिए, गुरु यहां पर 0 डिग्री का है। मैंने बता तो दिया कि ये लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु के पास बलाबल बहुत कम है, जिस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स गुरु नहीं दे पाएंगे इस कुंडली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। 28 डिग्री का शुक्र धन भाव में जाकर के मंगल की राशि में विराजमान है। देखिए, लग्नेश उठ करके धन भाव में बैठे हुए हैं, आप मेहनत करके जीवन में खूब सारा धन अर्जित कर सकती हैं। द्वितीय भाव में शुक्र के बैठने से आपकी वाणी को ये थोड़ा बढ़िया कर देंगे। 28 डिग्री का शुक्र है, यहां पर बाल अवस्था का है। शुक्र को थोड़ा बलवान बना करके आप जीवन में धन से जुड़ा हुआ लाभ ले सकती हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन का लाभ करवा सकते हैं। आपकी आयु में ये शुक्र वृद्धि करने वाले होंगे, तो शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है। आप चाहे तो शुक्र के बलाबल को बढ़ा करके इसका और भी ज्यादा लाभ ले सकती हैं। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। शनि की राशि में केतु बैठे हुए हैं और शनि नुकसान के भाव, खर्च के भाव, यानी कि जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए, केतु और राहु जिसकी राशि में बैठते हैं या जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही रिजल्ट देते हैं। अब यहां पर शनि 12वें भाव में चले गए तो केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। चतुर्थ भाव में बैठ करके केतु कहीं ना कहीं सुखों में कमी कर सकते हैं, घर में कलह की स्थिति करवा सकते हैं, कोई ना कोई झगड़ा करवा सकते हैं आपस में। केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अचानक से स्वास्थ्य की परेशानी, धन का नुकसान केतु करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर करियर को लेकर के परेशानी और 12वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि धन का व्यय करवाने वाली होगी। 2 डिग्री के केतु हैं यहां पर, बला बल 25% के आसपास केतु का माना जाएगा। बहुत ज्यादा बल केतु के पास नहीं है।
राहु के ऊपर चलते हैं, 2 डिग्री का राहु है यहां पर, और राहु के पास बलाबल भी 25% का होगा। देखिए करियर के स्थान में यहां पर राहु बैठा हुआ है, दसम भाव करियर प्रोफेशन का होता है, यहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए दसम भाव में राहु है तो करियर अच्छा हो या खराब हो वो बाद की बात है। राहु यदि दसम भाव में है तो इतना तो निश्चित है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है करियर में। चंद्रमा की राशि में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा केंद्र में है, जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए राहु यहां पर अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। उतार चढ़ाव जरूर देगा क्योंकि ये इसका नेचर है, लेकिन दसम भाव में राहु कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है, बहुत खराब नहीं है चंद्रमा की स्थिति। तो यहां पर राहु आपको करियर संबंधित लाभ करवाने वाले होंगे। यहां पर राहु 2 डिग्री के हैं, बल बहुत ज्यादा नहीं है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, ये इनकी नीच की दृष्टि है, थोड़ी सी परेशानी धन को लेकर के दे सकते हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि प्रॉपर्टी वगैरह तो देने वाली होगी, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं कलह की स्थिति आपको करवा सकती है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, लीगल मामला जो है, लीगल मामलों में राहु फंसा सकते हैं, ऋण की स्थिति दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य की भी परेशानी यहां पर राहु अपनी नवम दृष्टि जो छठे भाव के ऊपर डाल रहे हैं उससे आपको स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं। ध्यान से देखिए इस कुंडली को, केतु और राहु के बीच में कोई भी ग्रह नहीं है। इसका मतलब है कि एक तरफ ही सारे ग्रह हैं। केतु और राहु के सिर्फ एक तरफ ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। इस वजह से इस कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है कि कुंडली में काल सर्प दोष बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये काल सर्प दोष ये देखिए कि किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में काल सर्प दोष बन गया तो लाइफ में सब कुछ खराब हो जाएगा और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूर्ण रूप से गलत सोचते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जिन जिन भावों को राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं उन भावों से संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, और खास करके इनकी दशा में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी और घर प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। मंगल के ऊपर चलते हैं। लाभ स्थान में मंगल बैठा हुआ है। मंगल सप्तमेश है और द्वितीयेश है यहां पर, यानी कि धन का डिपार्टमेंट और विवाह का डिपार्टमेंट मंगल के हाथों में इस कुंडली में, और मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। जाकर के मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है। देखा जाए तो द्वितीय भाव से यहां पर मंगल महाधनी योग बना रहे हैं। कौन सा योग? तो महाधनी योग यहां पर मंगल बना रहे हैं। एक तरफ मैंने बताया था कि शुक्र द्वितीय भाव में बैठा तो एक प्रकार से यह भी धन देने के लिए बढ़िया योग है, और दूसरा यहां पर धन भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में मंगल का बैठना महाधनी योग का निर्माण करता है। लेकिन याद करिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य नीच के हैं कुंडली में। इस वजह से मंगल महाधनी योग बनाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पा रहे, क्योंकि जिसके घर में वो बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी कि सूर्य। फिर भी सूर्य को थोड़ा बलवान बना करके, सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव बना करके आप मंगल से भी जुड़ा हुआ लाभ ले सकती हैं। यहां पर 11 डिग्री का मंगल है, बलाबल बहुत अच्छा है मंगल के पास। 11 डिग्री का मंगल आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। जीवन में आपको ये व्यापार से लाभ देने वाला है। मेहनत करेंगी तो धन का विशेष लाभ ये मंगल देगा। देखिए, दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन देने वाला कार्य करेगा। आपको धन संचित करवाने की कोशिश करेंगे मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। संतान संबंधित परेशानी ये मंगल देने वाला होगा, क्योंकि मारक ग्रह है, शत्रु दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। ऋण की परेशानी मंगल देते हैं, मारक ग्रह हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, ऋण की परेशानी आपको ये मंगल देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12वें भाव की तरफ। 12वें भाव में देखें तो शनि और बुध यहां पर विराजमान है। देखा जाए, बुध के ऊपर बात कर लेते हैं। 24 डिग्री का बुध बाल अवस्था में यहां पर विराजमान है, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहां पर बुध विराजमान है। विपरीत राजयोग बन जाएगा यहां पर बुध का, और भाग्येश है बुध जाकर के 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, इसका मतलब है कि यदि आप घर से दूर जाती हैं, जन्म स्थान से दूर जाती हैं, तो आपको जीवन में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा भाग्य की तरफ से।
आपको ज्यादा लाभ उठाना है किसी भी क्षेत्र में तो घर से बाहर जाइए, मतलब कि अपने जन्म स्थान से जितना आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा आपको आपके भाग्य से लाभ देखने को मिलेगा। विदेश जाकर के या अपने घर से दूर जाकर के, जन्म स्थान से दूर जाकर के आपको ये बुध बहुत सारा लाभ देने वाले होंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि 22 डिग्री के साथ 50% बलाबल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं और शनि कुमार अवस्था के हैं। यहां पर इस कुंडली में शनि सुखेश है और पंचमेश है। सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है शनि, क्योंकि वो सुख भाव, प्रॉपर्टी से सुख, मकान का सुख, माता से जुड़ा हुआ सुख, ये सब कुछ शनि देने वाले हैं इस कुंडली में। और संतान सुख, ज्ञान का सुख, ये सब शनि के हाथों में है। जाकर के शनि कहां बैठ गया तो कुंडली के नुकसान के भाव में, 12वें भाव में। ये अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं ये सुखों में थोड़ी कमी करने वाला होगा। संतान की तरफ से भी जो जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना साथ मिलना चाहिए, उसमें भी यहां पर थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। पंचम भाव से देखें तो षडाष्टक दोष यहां पर शनि का बन रहा है, यानी कि इस भाव से शनि 8 घर दूर तो इधर से 6 घर दूर शनिदेव बैठे हुए हैं। इसे कुंडली में षडाष्टक दोष कहा जाता है। तो शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह थे शनि और 12वें भाव में चले गए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट तो ये नहीं दे पाएंगे। शनि भी आपको एक बात कह रहे हैं कि यदि आप जन्म स्थान से दूर जाती हैं तो आपको ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। अब 12वें भाव में शनि चले गए, धन भाव को देखेंगे तो धन में परेशानी देंगे, धन आने में विलंब की स्थिति खड़ी करेंगे, कमी करेंगे उसमें। शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। ऋण अगर है तो जल्दी चुकाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि डिले करवाते हैं। चुकाने में मदद भी करेंगे शनि, लेकिन डिले के साथ। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे शनि, आपको खराब स्वास्थ्य से बचाएंगे शनि, बीमारियों से बचाने वाले होंगे शनि। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो थोड़ी विलंब की स्थिति भाग्य संबंधित आपके लिए ये शनि खड़ा करेंगे। देखिए, कारक ग्रह जरूर थे शनि, योग कारक ग्रह थे, लेकिन चूंकि 12वें भाव में बैठ गए शनि और शनि विपरीत राजयोग नहीं बना रहा, तो शनि का 12वें भाव में बैठना संघर्ष को थोड़ा बढ़ा देता है। चलिए, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखें तो लाभ स्थान पाप कर्तरी दोष में है। आपका जो लाभ स्थान है वो पाप कर्तरी दोष में है। पीछे राहु और आगे शनि, बीच में लाभ का स्थान पाप कर्तरी, यानी कि लाभ में थोड़ी कमी देखने को आपको मिल सकती है। चलिए सीधे आपके दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बुध की महादशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 18 नवंबर 2027 तक आपको रहने वाली है। बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा फिलहाल प्रारंभ हुई है, जो कि 23 नवंबर 2022 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा, थोड़ा दूर जाकर के, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के आप इस दौरान करियर थोड़ा सेट कर सकती हैं। करियर में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि आप अपने जन्म स्थान से करीब रहेंगी तो लाभ बहुत ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए इनके प्रश्नों को हम ले लेते हैं और एक एक करके इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इन्होंने पूछा है कि मेरे पति की आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, इनका कोई भी व्यापार क्यों नहीं चल पाता। देखिए, आपके पति की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया, उसमें जरूर थोड़ी परेशानी होगी। और आपकी कुंडली से देखें, यदि आपके नाम पर यह बिजनेस चल रहा है, आपकी कुंडली से देखें तो 10वें भाव में राहु का बैठना और कर्मेश जो चंद्रमा है उनका अमावस्या दोष में होना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बनता है करियर के लिए, व्यापार के लिए भी। और व्यापार भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं, लाभ स्थान में जरूर हैं, लेकिन मैंने बताया कि सूर्य की राशि में है और सूर्य वहां पर नीच की राशि में बैठे हुए, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। और पाप कर्तरी भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि पत्नी के आने के बाद पति की उन्नति होती है, पर मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि आपकी वजह से उनको कोई नुकसान की स्थिति देखने को मिली। ऐसा आपकी कुंडली में कहीं से कोई दोष नहीं है कि आपके आने से उनकी लाइफ खराब हुई, ऐसा आप मत समझिए। क्या मेरी कुंडली में कोई कमी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी ने ऐसा कहा है तो 100% ये बात गलत है। क्या मैं अपने पति की आर्थिक स्थिति सुधारने में कोई मदद नहीं कर सकती हूं व्यापार के द्वारा? बिल्कुल आप कर सकती हैं व्यापार के द्वारा अपने पति की आर्थिक स्थिति में मदद। उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। मैं स्वयं कोई व्यापार करना चाहती हूं जिससे अपने घर की आर्थिक स्थिति संवार सकूं। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी।
101%। किससे जुड़ा हुआ? तो शुक्र से जुड़ा हुआ। क्यों शुक्र से जुड़ा हुआ? ही क्यों? देखिए, इस कुंडली में 3 बहुत ही कारक ग्रह बनते हैं। एक बन जाते हैं शुक्र, क्योंकि वो लग्नेश है, दूसरा बुध जो कि भाग्येश है, और तीसरा शनि जो कि सबसे ज्यादा योग कारक है। लेकिन बुध और शनि 12वें भाव में चले गए तो बहुत शुभ हम नहीं कह सकते। इकलौता जो शुक्र नजर आ रहा है उसकी स्थिति ठीक नजर आ रही है। वहीं नवमांश कुंडली में शुक्र मीन राशि में जाकर के यानी कि उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो शुक्र आपके दोनों ही चार्ट में बढ़िया स्थिति में है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार करेंगी, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार क्या होता है? तो जितने भी स्त्रियों से रिलेटेड कार्य हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, गैजेट्स, स्मार्टफोन जो आजकल के मोबाइल फोन है, लग्जरियस आइटम, जितने भी बहुत महंगे महंगे साजो सामान आते हैं ये भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। लग्जरी बैग जो होते हैं वो भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ यदि आप कारोबार करती हैं, आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है ऐसा कोई व्यापार जिसमें पति भी मेरा साथ दे सके और हम दोनों साथ मिलकर के काम कर सकें। जी हां, आप ये व्यापार करिए, और बल्कि आप अपने नाम से भी कर सकती हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरी सोच और मेरी इच्छा कभी क्यों पूरी नहीं हो पाती, मैं आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहती हूं। 2010 के नवंबर से देखा जाए तो आपको बुध की महादशा चल रही है। विपरीत राजयोग में बुध जरूर है आपकी कुंडली में, लेकिन वो 12वें भाव में है। घर से दूर जाइए, घर से जितना दूर जाएंगी, मतलब जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगी, आपको इस दौरान उतना ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अभी देखिए, खर्च का जो भाव है ना वो एक्टिवेटेड है आपकी कुंडली में। खर्च का जो भाव होता है, नुकसान का जो भाव होता है वो एक्टिवेटेड है अभी करीब 2010 से, मैंने आपको बताया। इस वजह से इस दौरान आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिला। आप विदेश चले जाइए, जन्म स्थान से दूर चले जाइए। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ इंडिया ही जाएं, जन्म स्थान से दूर निकलिए। इस दौरान भी आप अच्छा आर्थिक लाभ ले सकती हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरे 2 बेटे हैं, उनको लेकर मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरे बेटे मेरा केयर करेंगे या फिर नहीं। देखिए, संतान के लिए 2-3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं। एक तो संतान भाव, दूसरा संतान भाव के स्वामी ग्रह जो कि इस कुंडली में शनिदेव बन रहे हैं, और संतान कारक ग्रह जो कि गुरु है। अब देखिए, गुरु तो चलिए ठीक ठाक स्थिति में मैं मानता हूं, लेकिन शनि नुकसान और व्यय के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शा पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है अपने संतान के ऊपर। देखिए, आज के परिवेश में अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे अपने संतान के ऊपर, तो हो सकता है आपको परेशानी देखने को मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी संतान अच्छी नहीं होगी या आपकी केयर नहीं करेगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आजकल का जो परिवेश है और आपकी ये जो कुंडली मेरे सामने है वो यही बता रही है कि बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला है मेरे सर में हमेशा दर्द बना रहता है, 2 दिन तबीयत ठीक रहती है तो 2 दिन तबीयत खराब रहती है। देखिए, रोग भाव का स्वामी ग्रह गुरु लग्न में जाकर के बैठा हुआ है, लग्न में सूर्य नीच का बैठा हुआ है जिसकी नीचता भंग नहीं हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दे रहे हैं। और अभी वैसे भी बुध 12वां जो है बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही, इसलिए कहीं ना कहीं अस्पताल वगैरह के चक्कर भी लग सकते हैं, धन का व्यय भी नजर आ रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है आखिरी प्रश्न, मैं किसी बात को लेकर के बहुत सोचती हूं जिससे मेरे सर में दर्द होने लगता है और मुझे गुस्सा बहुत आता है। सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं नीच की राशि में, इसके पीछे का यही कारण है, और सूर्य राहु के नक्षत्र का बैठा हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। उपाय कर लेंगे, लाभ हो जाएगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसको संक्षिप्त रूप में मैं रख देता हूं। इनकी नवमांश कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और देखा जाए तो शुक्र उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, सूर्य ग्रहण दोष में पीड़ित है, यानी कि सूर्य इनके नवमांश चार्ट में भी खराब है। गुरु वर्गोत्तमी है, वो तुला राशि में ही बैठे हुए हैं, तो सूर्य गुरु के पास बल आ जाएगा। बुध की स्थिति ठीक है, शनि मंगल और राहु की युति हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। शनि राहु और मंगल एक साथ बैठ गए तो यहां पर शनि राहु का शापित दोष और मंगल राहु का अंगारक दोष बन गया, तो ये स्थिति बहुत अच्छा नहीं कही जा सकती। उपाय के ऊपर चलते हैं। पहला उपाय है आपके लिए ओपल रत्न।
शुक्र का यह रत्न है, आपको धारण करना चाहिए। करीब 7 रत्ती का उपल, 7 सवा 7 रत्ती का उपल आप वर्किंग है दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को इसे आपको धारण करना चाहिए। हर सोमवार एवं शनिवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए और शनिवार को जब आप अभिषेक करेंगी जल दूध से तो उसमें काले तिल भी मिला देंगी और अभिषेक करते वक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगी। इससे जो काल सर्प दोष की स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में, उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें उनके चरणों में। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, वहीं खड़े होकर के 21 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें। नित्य हनुमान चालीसा एवं श्री सुक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को करती हैं, निश्चित रूप से थोड़े समय के बाद ही सही आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी और 2022 से आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी काफी हद तक लाइफ में आ रही है। देखिए, राहु की दशा चल रही है, इस दशा में यह हो सकता है कि आप काफी कुछ शुरू करें और स्टेबिलिटी की परेशानी आए। ऐसा नहीं है कि इस दौरान मैं कह रहा हूं कि करियर खराब रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की परेशानी आ सकती है और 2022 से आप देख सकती हैं कि आपके कार्यों में एक स्टेबिलिटी आ रही है और आपका कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 38 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।